कार्यक्रम का जो अगला सत्र है उसका विषय है हिंदी साहित्य में संस्कृति से निर्वासन, कश्मीर के आईने में। इस सत्र के उद्घोषक के रूप में मैं पूजा झा जी को बुलाना चाहता हूं। आगे आप इस सत्र का संचालन वो करेंगे। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं अग्निशेखर जी के स्वागत के लिए मंच पर अमृताश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगी। अमृताश त्रिपाठी जी, आप मंच पर आएं और अग्निशेखर जी का स्वागत करें। मैं शमा कौल जी के स्वागत के लिए डॉक्टर आदर्श मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और शमा कौल जी का स्वागत करें। बलजिंदर नसराली जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर अक्षय जी को आमंत्रित करूंगी। अक्षय जी मंच पर आप आए और बलजिंदर नसराली जी का स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अग्निशेखर जी की किताब जो प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित है उसका विमोचन किया जाना है। विमोचन के लिए मैं प्रलेख प्रकाशन के संस्थापक जितेंद्र पात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और किताब का विमोचन करें। विमलेश कांति वर्मा जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए। थी उसका अंग्रेजी में मेंशन किया मैं ललित का अंग्रेजी में। ये किताब हिंदी में आई थी पहले मैं ललित नाम से, और इसका भी अंग्रेजी अनुवाद आया है 10 स्पेक लल दद इस नाम से है, और प्रलेख प्रकाशन से ही ये किताब आई हुई है। इसके बाद इसके आगे के कार्रवाई के लिए मैं पूजा झा को ही मंच सौंपूंगा। तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अग्निशेखर जी का परिचय दूंगी। सन 1955 में कश्मीर में जन्मे अग्निशेखर समकालीन हिंदी कविता का प्रतिष्ठित नाम है। इनके 6 कविता संग्रह के अलावा अनेक संपादित पुस्तकें भी चर्चित है। इनकी अनेक भारतीय भाषाओं में कविताएं अनुदित है। इनके पुरस्कारों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें कुछ हैं गिरजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सम्मान आदि। सर, आपका इस मंच पर स्वागत है। सन 1956 में कश्मीर में जन्मी शमा कौल ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी की युवा कविता पर पीएचडी की। बादलों में आग कश्मीर पर इनका बहुचर्चित उपन्यास है। इनका दर्दपुर उपन्यास, जो असंख्य पीड़ाओं की सामूहिक आवाज है, जिसकी गूंज हमारे भीतर लंबे समय तक रहती है, का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है।
हिंदी पत्रिकाओं में समय समय पर इनकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होती रही है। मैम का भी इस मंच पर स्वागत है। बलजिंदर नसराली जी का जन्म गांव नसराली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब में हुआ। इन्होंने 12वीं कक्षा से ही हिंदी कहानी लिखने की शुरुआत की। उनकी एक कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय और 2 कहानियां पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इनकी अब तक 11 कहानियां और 3 उपन्यास छप चुके हैं। उनके कहानी संग्रह डाक खाना खास को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ओर से भाई वीर सिंह गल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंबर परिया इसी नाम से प्रकाशित और चर्चित उनका पंजाबी उपन्यास का अनुवाद है। मैं सर को भी इस मंच पर आमंत्रित करूंगी और सर का स्वागत करूंगी। अब मैं बलजिंदर नसराली जी को ही मंच सौंपूंगी कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ जी, शुक्रिया। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, मैं पंजाबी में लिखता हूँ, हिंदी में अनुवाद होता हूँ और मेरा उपन्यास अंबर परियां राजकमल से पब्लिश हुआ है, अभी जहाँ काउंटर पे पड़ा भी है। तो जो लड़के लड़कियाँ पीएचडी कर रहे हैं हिंदी में वो मेरे को जानते हैं, क्योंकि वो मेरे पास पंजाबी डिपार्टमेंट में क्लास लगाने आते थे आईडीसी की। और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आईडीसी को थोड़ा चेंज कर दिया, तो नए बच्चे नहीं आ रहे आईडीसी में अब। इसलिए आप में से जो नए विद्यार्थी हैं जो पिछले 2-3 सालों में आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने विद्यार्थी बाखूबी जानते हैं। बहुत प्यार है मेरा उनके साथ। उसी प्यार के चलते ही उन्होंने मुझे बुलाया है। और पंजाबी में मैं बहुत स्टेज करता रहा हूँ, लेकिन हिंदी भाषा में स्टेज करने का मेरा ये पहला मौका है। और जैसे वर्मा सर ने बोला कि आपके विद्यार्थी आपको बहुत काम आते हैं, आपके साथ खड़ते हैं, और मेरे को भी पंजाबी से हिंदी में लाने वाले मेरे हिंदी वाले विद्यार्थी ही हैं। हाँ जी, अब हम चलेंगे हमारे प्रोग्राम की तरफ। मैं लगभग 7 साल जम्मू यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है। तो जब मैं पंजाब से कॉलेज की नौकरी छोड़कर जम्मू यूनिवर्सिटी की नौकरी करने के लिए जम्मू में गया, तो मेरा कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के सच्चे पुत्र अग्नि शेखर जी के साथ और एक सच्ची बेटी शमा कौल जी के साथ जान पहचान हुई। इनको मैं बोलते हुए सुना। कश्मीरी पंडितों में जो एक नाराजगी है, जो एक गुस्सा है, उस गुस्से को मैं इन दोनों की कलम से भी पढ़ा और इनकी जुबान से भी सुना जम्मू की विभिन्न स्टेजों पे। तो आज मुझे यह बात अच्छी लगी कि हिंदी डिपार्टमेंट के हमारे विद्यार्थियों ने इनको जम्मू से, कश्मीर से जहां बुलाया है, और हम इनकी जो आवाज है, जो असल में कश्मीरी पंडितों की आवाज है, कश्मीरी आवाम की आवाज है, उस आवाज को हम सुन पाएंगे। इससे पहले कि मैं इनको आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगा कि हम कश्मीर के उस माहौल में थोड़ा सा जाकर देखें कि साहित्य ने, मेरी शब्दावली बीच बीच में थोड़ी पंजाबी होगी तो थोड़ा माफ करना मुझे, धीरे धीरे हिंदी बनती जा रही है। मेरी बाई बोलती है कि पहले से अच्छी हिंदी बोल रहे हो, लेकिन फिर भी अभी मुझे पता है कि संपूर्ण नहीं है, हो जाऊंगा धीरे धीरे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उस माहौल में हम एक बार दाखिल हो जाएं। सबसे पहले मैं शमा कौल जी की कहानी का जिक्र करना चाहूंगा, उसमें से बस एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूंगा। कहानी का नाम है पूर्व लोक। वह तो दिल्ली में भी कश्मीरी पंडित काफी रहते हैं, लेकिन जम्मू में बहुत ज्यादा रहते हैं। जम्मू में जो लोग कश्मीर से मजबूर कर दिए कि बाहर जाने के लिए,
कश्मीर के बाद उनका पहला जो घर था वो जम्मू था। हम जम्मू कश्मीर से जो बाहर वाले हैं आमतौर पे ये समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ही चीज है। जम्मू कश्मीर एक चीज नहीं है, एक चीज होते हुए भी नहीं है। जम्मू जम्मू है, कश्मीर कश्मीर है। जब मैं जम्मू में जॉब करता था, हर वीकेंड पे जब मैं बी के शुरू में जाता था तो सोमवार सुबह जब मैं जम्मू में ट्रेन से उतरने वाला होता था तो बहुत से मुसाफिर जी बोलने लगते थे, अरे जम्मू आ गया, स्वेटर निकाल लो, ठंड होगी। तो उनको लगता था जैसे कश्मीर आ गया हो। असल में ठंड कश्मीर में होती है। जम्मू में उतनी ही ठंड होती है जितनी दिल्ली में होती है या पंजाब में होती है। जम्मू में उतनी ही ठंड होती है, लेकिन कश्मीर में तो बर्फ भी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो मैं जम्मू में देखा कि बहुत से कश्मीरी पंडित लोग वहां बसे हुए हैं जिनको अपना घर छोड़कर जम्मू में आना पड़ा। अगर आपको कभी मौका मिले श्रीनगर या और आसपास के शहरों में जाने का, घूमने का, कश्मीर घूमने का मौका मिले तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप घरों की कतारों को देखते हो तो उन घरों की कतारों में अगर 10 घर हैं एक कतार में तो 1 या 2 घर ऐसे होंगे जो बंद पड़े होंगे, जो खत्म हो रहे होंगे, जो ढह रहे होंगे। तो वो समझो वो कश्मीरी पंडितों के घर हैं। 2-2 मंजिले, 3-3 मंजिले बड़े अच्छे घर जो कभी इन लोगों ने बनाए थे। उन घरों को आज से 35 साल पहले 90 के सालों में छोड़कर आना पड़ा इन लोगों को। वहां से छोड़कर जम्मू में आए, कुछ पंजाब के शहरों में आए, कुछ दिल्ली में आकर बसे और भारत के कई शहरों में जाकर बसे। तो शमा कौल जी की कहानी है पूर्व लोक, जिसमें परिवार का एक लड़का है। परिवार जम्मू में रहता है लेकिन लड़का कश्मीर में नौकरी करता है। तो वो कश्मीर से जब वापस आता है छुट्टी वाले दिनों में तो अपने परिवार को कश्मीर का हाल सुनाता है, अपनी जन्मभूमि का, परिवार की जो जन्मभूमि है उसका हाल सुनाता है। फिर अपने घर के बारे में बताता है कि मैं घर में गया था तो औरतें पूछती है कि हमारे घर में कौन रह रहा है। कह रहे दूसरे फिरके के लोग रह रहे हैं। तो कहते उनका क्या व्यवहार कैसा था जब आप वहां गए। कहते अच्छा नहीं था, वो परेशान महसूस कर रहे थे कि आप क्यों आए हो। मतलब अपने ही घर में जो उन्होंने बेचा भी नहीं है, छोड़ना पड़ा है मजबूरी में, उस घर में कोई आकर कब्जा करके बैठ गया है तो वो घर को देखने भी नहीं देता। ऐसी घटनाएं पंजाब में, खास करके दोनों पंजाबों में, पाकिस्तानी पंजाब में और इंडियन पंजाब में पिछले सालों में हम देखते आ रहे हैं। जब से मैं जवान हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं जो इंडियन पंजाब में अपना घर देखने आते हैं। 2-4 दफा तो मेरे को भी साथ जाना पड़ा घर दिखाने के लिए। हालांकि मेरा अपना घर तो यहीं का ही है, मेरा परिवार उधर से आया हुआ नहीं है, लेकिन जो परिवार जहां छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनके घरों में पाकिस्तान से आए हुए लोग बस गए। लेकिन जब हम देखने जाते हैं, दिखाने जाते हैं तो वो लोग बहुत स्वागत करते हैं कि आइए भाई आइए, अभी भी आपका ही घर है, अपना ही समझिए। फिर लोग कैसे दीवारों को टच करते हैं, कुछ निशानों को ढूंढते हैं कि ये निशान मैंने डाला था, ये मैंने लिखा था, अभी भी 70 साल बाद भी वैसा ही है। तो रोते हैं देखकर। शमा कौल जी की कहानी में मैं देखा कि जब वो पात्र वहां जाता है तो उसको वहां ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर आप ये घर बेचना चाहते हो तो हमें बेच दो। तो वो बोलता है कितने का लोगे। कहते 50,000 का दे दो। तो यार हम तो 50 लाख का भी दें तो भी सस्ता होगा, तुम 50,000 का मांग रहे हो। तो कहते हैं भी 50,000 भी टोकन मनी है एक, बस ताकि लिखने के लिए हमें कागजी कार्रवाई कर सकें, हमारे नाम लग जाए ये घर, कभी छोड़ना ना पड़े, कभी हालात बदल जाए तो छोड़ना ना पड़े। ऐसी गौशाला के बारे में है, गौशाला में जाता है, वहां भी एक परिवार टिका हुआ है, वो भी यही बोलता है। तो ये कहानी कश्मीरी पंडितों की घर घर की कहानी है। दूसरी कहानी पंजाबी के कहानीकार है बलजीत सिंह रैना।
जंग उनकी कहानी है। अग्निशेखर जी के मित्र भी हैं वो। तो उस कहानी में एक कश्मीरी पंडित परिवार है जो कश्मीर के गांव में रहता है, रिटायर्ड टीचर है। तो गांव के जो लड़के हैं रोज शाम को इकट्ठे होकर आते हैं, उसके घर के सामने आकर नारे लगाते हैं, हमें क्या चाहिए, आजादी। तो आजादी मांगते हैं। वो पंडित परिवार बहुत परेशान है। जब उनकी परेशानी भर जाती है तो वो फूट पड़ता है। बाहर जाकर वो रिटायर्ड टीचर बोलता है कि यार मैं एक गरीब अध्यापक हूं, एक गरीब पंडित हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि मैं आपको आजादी दे दूं। मेरा घर है, ये कोई यूएनओ का ऑफिस नहीं है कि आपको आजादी दिलवा पाऊं। अब वहां जाकर नारे लगाओ, मेरे को क्यों परेशान करते हो। वो बोल तो देता है लेकिन उसको पता है कि अब मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अपने गांव के एक सरदार को, कश्मीरी सिख सरदार को बुलाता है कि ट्रक लेकर आओ, मेरा सामान लदवाओ और मुझे जम्मू छोड़ दो, आज रात को मैं निकल जाऊंगा। मतलब एक ही रात में इनको निकलना पड़ा इन लोगों को, सब कुछ छोड़कर। और बलजीत रैना की इसी कहानी में एक और दृश्य है। जब वो जम्मू में सेटल हो जाते हैं तो एक दिन वो दीनानाथ जो उसका पात्र है वो मेटाडोर में सफर कर रहा है और आराम से बैठा है मेटाडोर में। जम्मू में मेटाडोर बहुत चलती हैं। तो मेटाडोर में बैठा है तो एक लोकल जो हिंदू है डोगरा, वो उनको बोलता है कि पंडित जी थोड़ा जगह दो मुझे बैठने को। तो कहता है भाई गर्मी बहुत है, मैं आपको कहां जगह दूं। तो फिर वो कहता है ये कश्मीर नहीं है, ये जम्मू है जहां लोग एडजस्ट करना सीखते हैं। आप कश्मीर से आए, हमने आपको एडजस्ट किया, तुम भी एडजस्ट करो, साइड बनाओ। तो फिर वो डर जाता है और जगह बनाता है, उसको बिठा लेता है और बोलता है आपकी ही गाड़ी है, मैं तो बैठा ही हूं, कोई बात नहीं। तो उसको चैन वहां भी नहीं है जम्मू में आकर भी। और कहानी में ये भी वेरवे आते हैं कि जब कश्मीरी पंडित जम्मू में आए तो उनको बहुत ज्यादा संभाला गया, लंगर लगाए गए गुरुद्वारों में, मंदिरों में, और उनको धर्मशालाओं में और कैंपों में ठहराया गया। बहुत उनको डेडिकेशन से संभाला लोगों ने। लेकिन कुछ समय बाद ही लोग उनसे दुखी होने लगे कि आप लोग क्यों आ गए, आपने जहां भीड़ कर दी, आपने महंगाई कर दी। क्योंकि उन लोगों ने घर भी तो खरीदने थे। फिर जब अपने घर छूट गए तो जम्मू में घर लेंगे, तो घर लेने लगे तो घर महंगे हो गए। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे आजकल कनाडा में पंजाबियों की हुई है। जब पंजाबी कनाडा में पिछले 5-6 सालों में गए, मेरा अपना बेटा भी गया, तो वहां गए तो उनका बहुत स्वागत हुआ कि नए बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, कनाडा खुल गया है, हजारों लाखों बच्चे चले गए। और उनको लंगर भी लगाए उन्होंने, गुरुद्वारों में लंगर भी लगाए और सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट भी बनाकर देते थे कि जाओ पढ़ने के लिए जाओ, ब्रेकफास्ट लेकर जाओ, और फिर काम पे जाना होगा उसके लिए भी खाना लेकर जाओ। लेकिन अब वो कह रहे हैं अब वापस चल जाओ, जहां भीड़ हो गई है, जहां महंगाई हो गई है, हमें भी जॉब नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति आजकल सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं। तो अब हम कश्मीर के बारे में, कश्मीर की संस्कृति, पंडितों की संस्कृति, कश्मीर की जो कश्मीरी मुसलमानों की, कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी सिखों की जो रली मिली संस्कृति है, जिसको बाहर कर दिया गया कश्मीर से, तो उस में हम दाखिल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर अग्निशेखर जी को बेनती करूँगा कि वो अपनी पसंदीदा 2-3 कविताएं हमारे विद्यार्थियों के साथ साझा करें। फिर उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला चलाएंगे। और उसके बाद मैं शमा कौल जी से बेनती करूँगा कि वो भी अपनी 2-3 कविताएं सुनाएं, तो एक माहौल हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। शुक्रिया। आपका धन्यवाद बिजराल जी और सभा में बैठे हमारे मित्रों और विद्वज्जन। मैं कविता से पहले प्रस्तावना रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की नाराज़गी जो भी है, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ बच्चों से। यहाँ अकबरी जी भी है, ये है पंडित
हमारा कोई जाति सूचक नाम नहीं है। संसार को पता है, कश्मीरी पंडित माने, कश्मीरी ब्राह्मण माने, सारस्वत माने, जो भी आप माने, ये सम्मान सूचक नाम है। ये हमारे बुजुर्गों को, एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को, आप छात्र हैं, आपने जितना काव्य शास्त्र पढ़ा है, अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य, इनके जो प्रणेता हैं, आचार्य हैं, वो सब कश्मीरी पंडित थे। जो कश्मीर से आए हैं आचार्य, 6 के 6 जो हमारे काव्यशास्त्र के संकाय हैं, वो कश्मीर की देन है। कश्मीर ने इस भारत की मनीषा को, भारत की विचारणा को, भारत के दर्शन को, संस्कृति को, सभ्यता को संवारने में अपनी जो भूमिका निभाई है हजारों वर्षों से, उसको देखते हुए कश्मीर को भारतीय संस्कृति का उद्गम स्रोत कहा गया है। इट्स अ फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दैट्स कश्मीर। क्योंकि कश्मीर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो काव्यशास्त्र के रूप में, दर्शन के रूप में, आपका सारा त्रिक दर्शन, शैव दर्शन, सारा कश्मीर ने दिया है। स्पंद शास्त्र ये कश्मीर से आया है। भारत को इतिहास लेखन की परंपरा कश्मीर ने दी है। 5000 वर्षों का इतिहास कल्हण ने 12वीं शताब्दी में लिखा। उसके बाद कल्हण 12वीं शताब्दी में उनका देहावसान एंड होता है। 200 साल तक इतिहास की कड़ी नहीं जुड़ी। फिर जो राज तरंगणियों की परंपरा फिर से आई कश्मीर में, पंडित जौनराज और शुक, प्राज्यभट्ट, श्रीवर, ये सारे राज तरंगणियां लिखते हैं। जो लोग आपको यूरोप से घूम के या यूरोप के लोगों ने कहा कि भारत में इतिहास लेखन की कोई इनकी सुध बुध नहीं है, उनको कहिए कि भारत ने कल्हण दिया है, जौनराज दिया है, श्रीवर दिया है, प्राज्यभट्ट दिया है, शुक दिया है। लंबी परंपरा है इतिहास की। एक ऐसा इतिहास आपने दिया, काव्यशास्त्र आपने दिया, दर्शन आपने दिया, व्याकरण आपने दिया। ये पाणिनि वगैरह जो अभी आपके स्वामी रामदेव पतंजलि करते हैं, इनका कनेक्शन कश्मीर से देखिए। तो ऐसे जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनकी मेधा को देखते हुए उनको पंडित कहा गया। जबकि हमारे यहां वर्ण रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन वर्ण जाति में नहीं बदला है। कश्मीर आपको एक अपवाद मिलेगा जहां अलग अलग व्यवसाय होते हुए भी सबको कश्मीरी भट्ट ही कहा जाता। हमारा जातीय नाम भट्ट है, पंडित तो सम्मान सूचक नाम है। इसलिए वहां का नानवाई भी पंडित है, वहां का सफाई कर्मी भी जो रहा है वो भी पंडित रहा है, वहां का जो बावर्ची है वो भी पंडित है, वहां का विद्वान पंडित है, वहां का सैनिक पंडित है, वहां का कवि पंडित है, वहां का जौनराज पंडित है। और हमारी बहन यहाँ टाकभोरी जी बैठी हैं और मैं कल से बहुत ही ज्ञान से, और क्या कहूँ मैं, लाभान्वित तो हुई है। लेकिन आदमी को शर्मिंदा भी होना पड़ता है अपने पूर्वजों की ओर से, जिन्होंने ये व्यवस्थाएं इस तरह की हम नहीं जानते हैं। हमारे घरों में आइए आप, हमारे जो काम वाले या काम वालियां आती हैं, उनसे आप रिसर्च करके पूछिए हमारा व्यवहार उनके साथ। हमारा खाना झूठा नहीं होता है, हमारा पानी झूठा नहीं होता है, हम उनको पास बिठा कर खिलाते हैं, कोई भेद नहीं है। उसके पीछे कश्मीर का दर्शन है, शैव दर्शन। कश्मीर में आप भी शिव, मैं भी शिव, ये भी शिव, वो भी शिव, सब शिव का विस्तार है। इसलिए वर्ण होते हुए भी वहां कभी मैं विनम्रता से चुनौती के रूप में कहता हूं, बताइए कश्मीर का इतिहास खोलिए, वहां कभी छुआछूत हुआ हो, कोई अछूत रहा हो, कोई ये रहा, कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे पीछे दर्शन है। ये जो संस्कृति कश्मीर की है, इस संस्कृति में आधार क्या है? आधार मैंने कहा, अगर हम राजतरंगिणियों को छोड़ें, मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, क्योंकि मैं आधार बनाना चाहता हूं। जो निर्वासन किस संस्कृति से किनका हुआ,
खाली पंडित कहने से तो सीमित हो जाएगा, ये कुछ मुट्ठी भर पंडित हैं जी, और फिर जो ब्राह्मणवाद यहाँ रहा है तो इन्होंने ऐसा किया होगा, अच्छा किया होगा, ऐसा किया, सीमित हो जाएगा। ये नहीं है वो। हमारे यहाँ जात पात नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण होते हुए भी ये ऐसा कर्म नहीं है। उसके पीछे आप आचार्य अभिनव गुप्त का नाम सुने होंगे, मैन ऑफ द मिलेनियम। पिछले 1,000 साल में एक पुरुष हुए हैं, एक विद्वान हुआ है विश्व भर में, सहस्राब्दी पुरुष आचार्य अभिनव गुप्त। उनका थे कि तंत्रालोक, और सीधे सीधे कहते हैं मेरे तंत्र में, मेरी साधना में आओ, कोई वर्ण नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और ऐसी संस्कृति के धरोहर हम हैं, जो हमारे पूर्वज पंडित कहलाए। अगर पंडित नहीं कहलाते तो हम क्या कहलाते? हमारा जातीय नाम जो है वो है भट्ट, और इसलिए भट्ट यानी अथॉरिटी, भट्ट यानी फिर पंडित, भट्ट यानी एक्सपर्ट। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपके डीन होते हैं। हमारी आर्मी में आपने सिकंदर का नाम बहुत सुना है, आपने ललितादित्य का पूरा नाम नहीं सुना है। भारत से लेकर जो टर्की तक गए, जो सम्राटों के सम्राट रहे, उनकी आर्मी में सेनाधिपति का नाम था भट्ट, भट्ट नायक। तो ये जो भट्ट है, तो हम वो भट्ट हैं। हम एक कॉन्टिन्यूटी है कश्मीर में, जो आपको सनातन या वैदिक या जो भी कहिए प्राचीन भारतीय मनीषा से, उसके हम संवाहक हैं। और 90 में आकर के इसको समेटते हुए कहूं, जिसको पाकिस्तान के समर्थन से जो कश्मीर में एक जिहाद चला, वो आप ऐसे समझेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी आपने बांग्लादेश में देखा क्या हो रहा है, देखा ना साहब, ये बांग्लादेश ही हमारे यहाँ हुआ 90 में। क्योंकि आपको जैसे दलित के लेखक बंधुओं ने कहा, आधार क्या है इस साहित्य का, इस चिंतन का? अन्य समझा जाना, योर अदर। ये जो अदरनेस है, ये अन्य समझा जाना, ये अन्य समझे जाने के बाद, क्योंकि हम वो नहीं थे जो ये जो समर्थन करते कि कश्मीर टूट जाए फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, हम वो नहीं थे। हम नहीं थे कि कश्मीर को तोड़ो फिर उसको आजाद करो फिर उसमें निज़ाम मुस्तफा करो, हम वो नहीं थे। हम साथ नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि हम किस परंपरा के लोग हैं। इसलिए क्या करोगे ऐसे लोगों के साथ? इनको छल से, बल से, साम से, धन से, भेद से निकाल दो। क्योंकि उनका, मैं अपना कुछ अभी नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो हमारा अनुभव है, जो अभी चल रहा है, कि कश्मीर को भारत से, सांस्कृतिक भारत से, सभ्यतागत भारत से, हिस्टोरिकल भारत से अलग काट कर वहां अलग एक निज़ाम मुस्तफा, एक इस्लामिक राष्ट्र बने, उसके लिए जो मूवमेंट है, उसके कई डायमेंशन है, उसके कई डायमेंशन। इसलिए हमारा सफाया कर दो ऑन द बेसिस ऑफ वहां धर्म। ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वहां कम्युनिस्टों को भी निकाला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों को भी निकाला, कांग्रेस के पंडितों को भी निकाला गया, सोशलिस्ट, सब जिस तरह के है। तो हम जब वो सफाया होता है, रिलीजियस क्लींजिंग होती है, उसके जो सिस्टम होते हैं जिसको जेनोसाइड कहते हैं हम। और आपकी जानकारी के लिए जो बच्चे हैं, जेनोसाइड के जनक कौन है आधुनिक संसार में? लैम्किन राफेल, उसी ने ये टर्म दी है जेनोसाइड, लैम्किन ने दी है। जब उन्हें देखा ये हॉलोकॉस्ट वगैरह जो हुआ, मैं आपसे ये कहूंगा कि लैम्किन राफेल के से 700 साल पहले इतिहासकार कश्मीर से पंडित जॉन राज ने राज तरंगिणी में लिखा, ये टर्म उसकी दी हुई है। उन्हें कहा जातीय विध्वंस, एक पूरा समूचा विध्वंस का। तो हम उस विध्वंस का शिकार हुए। वहां कोई साहित्य नहीं बचा, कला नहीं उस समय बची, और कोई अच्छा नहीं बचा, बुरा नहीं बचा, सबका सफाया किया गया। अब जो जिस तरह से भाई ने रखा ये, तो इस संस्कृति से निर्वासन, संस्कृति में थोड़ा बहुत प्रकाश मैंने डाला, निर्वासन, ये जो निर्वासन है, निकाल दिया जाना ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, इसकी झलक साहित्य में आप कैसे पाएंगे? हमने ये देखना है। यहाँ कलाओं में कैसे पाएंगे, चित्रकला में कैसे, क्या म्यूजिक में भी है? ऐसा रिसर्च भी हुआ है कि जो गायक कलाकार हैं, उनकी गायन शैली
उनके जो उनकी केमिस्ट्री जो वॉइस की है उस पर भी इम्पैक्ट है क्या, डर का, आतंक का। तो कलाओं में विविध कलाएं जो है, संगीत है, पेंटिंग है, मूर्ति कला है, गायन है, साहित्य है, इसमें एक्सोडस, ये निर्वासन और उसका इम्पैक्ट क्या समाज जीवन पे आया, वो इस निर्वासन साहित्य की धुरी है। और मेरे मित्रों, मैं इसके बाद माइक दूंगा, फिर दूसरा राउंड भी होगा। होना ये चाहिए था, जो भारत का विभाजन हुआ 47 में, 47 के बाद का ये सबसे बड़ा महाविस्थापन हुआ है, बहुत ही माइग्रेशन, एक्सोडस हुआ है। और जितना विभाजन को लेकर के आपके पास साहित्य है, जितना होना चाहिए था मात्रा में, उतना नहीं है। यहाँ 10-10 लाख, 20-20 लाख लोग मारे गए फैंटल्स में। उसके बाद 90 में हमारा जो निर्वासन हुआ, जिसकी तरफ भाई ने इशारा किया, ये केवल निर्वासन कश्मीर से नहीं, घरों से नहीं, मोहल्लों से नहीं, गांव से नहीं, मकानों से नहीं, स्कूलों कॉलेजों से नहीं, आपको आपकी स्मृतियों से निकाला गया, मिटाया गया, आपको इतिहास से निकाल दिया गया, आपको अपनी संस्कृति कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता से बाहर किया गया। और उसकी झलक आपको साहित्य में देखनी है, क्योंकि बहुत देर तक हम अभी भी हाशिए पर रख दिए गए, हमारी बात नहीं करो। कल बहन ने यहाँ दलित उस सत्र में कहा कि ऐसा भी कहा जाता, आप तो दलित लगते ही नहीं हो क्योंकि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। ये हमारा अनुभव है, हमारा भी अनुभव ऐसा है, आप तो माइग्रेंट लगते ही नहीं, आप तो रिफ्यूजी लगते ही नहीं हो। तो अपने देश में अगर ये हुआ है, ये किस किस डायमेंशन में लिटरेचर में आया है, और ये जो लिटरेचर में आया है ये चार, क्या इसकी आप सवाल पूछ सकते हो कि क्या इसकी झलक, इसकी कोई भनक आपको थी पहले से? ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वहाँ उस पर बाद में बात करेंगे। एक पूर्वाभास का साहित्य भी है जो 90 से पहले हमने लिखा, उसमें इसकी हमने ध्वनि सुनी है कि ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसे में मैं यहाँ से अभी मुझे लगता है कि दूसरे राउंड में कविता हो जाएगी, तो इतनी सी करूँगा। बारिश जब गिरती है ना, ये आपको कैसे घर से जोड़ती है, कोई चीज़ भी आपको कैसे घर से जोड़ती है, क्योंकि घर से निकाल दिया जाना अलग बात है। नौकरी के लिए आप यहाँ आए हो, पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, शादी के बाद वहाँ गए हो, ये विस्थापन नहीं है, इसमें स्वेच्छा है, इसमें आप वापस जा सकते हो। मैं वापस नहीं जा सकता, आई विल बी किल्ड, क्योंकि आप वहाँ निष्कासन अलग है, विस्थापन अलग है। इसलिए हमारे साहित्य को विस्थापन साहित्य करके आप डाइल्यूट करते हो उस ट्रेजेडी को। मैं बाद में, मैं एक बार बारिश देख रहा, छोटी 4 पंक्तियां बताऊंगा कैसे आपको जोड़ती है। वर्षा इसका शीर्षक है, छोटी सी कविता है। छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से, छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से बह रही है स्मृतियों की नदी। हे मातृभूमि, क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा? धन्यवाद, फिलहाल इतना ही। क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा? उर्दू के एक कहानीकार हैं गुलाम नबी शाहिद, उनकी कहानी है आज़ादी। मैंने इस कहानी को पंजाबी में पढ़ा था। मेरी एक रिसर्च स्कॉलर है, गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में पढ़ाती है, उसने इसका अनुवाद किया था। सर अनुवाद के बारे में बहुत अच्छी बातें करके गए हैं। अनुवाद करने वाले पुल होते हैं, दूसरे के बारे में भी बताते हैं कि वो कैसा सोचते हैं। तो कश्मीरी संस्कृति की एक और आवाज़, कहानी का नाम है आज़ादी। मैं बस 1 मिनट में साझा करूंगा आपके साथ। कहानी का दृश्य है, श्रीनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसे हमने कोरोना से पहले देखा था कि बहुत लंबा समय वहां कर्फ्यू चला, वहां कर्फ्यू लगते ही रहते हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है। एक हिंदू या एक सरदार सिपाही जो है, वो भारतीय फौज का एक सिपाही है जो वह कर्फ्यू में ड्यूटी कर रहा है। जब वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। पहले तो वो इग्नोर करता है आवाज को कि कोई बात नहीं, घरों में बच्चे रोते ही होते हैं।
लेकिन बाद में इसको लगता है ये बिल्कुल मेरी अपनी बेटी की जैसी आवाज है, जैसे वो रोती है वैसे ही ये बच्ची रो रही है। तो वो देखता है कि किस घर से आवाज आ रही है, उस घर के पास जाता है, दरवाजा खड़खड़ाता है और पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने बोला घर में कुछ खाने को नहीं है, बहुत दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है। फिर सिपाही ने पूछा खाने के लिए सामान कहाँ से मिलेगा। वो बोले थोड़े घर छोड़कर एक दुकान है, वो भी बंद है, लेकिन हम खुलवा लेंगे, अगर आप आज्ञा दोगे तो वो खोल देंगे और हमें खाने का सामान वहां से मिल जाएगा। तो कहता ठीक है, आप आ जाओ और मैं आपको खाने पीने का सामान वहां से दिलवा देता हूँ, आटा दाल वगैरह जो भी चाहिए। तो वो दुकान खुलवाता है। तो घर का जो मालिक है उसके साथ उसकी बच्ची भी आ गई है जो रो रही थी, वो अब चुप कर गई है, उसको लगा शायद मुझे को खाने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जब वो सामान निकाल रहा है देने के लिए, तो बच्चा ऊपर दुकान के ऊपर जो लिफाफे टांगे हुए हैं वहां खाने पीने का सामान जो पड़ा है उसको देख रहा है माफ करना। तो खाने पीने के सामान को देख रहा है। सिपाही उससे पूछता है, कहता वो खाओगे? तो उसने एक चिप्स का पैकेट वहां से लेकर उस बच्चे को दे दिया। फिर उसने एक और मांगा, दूसरा भी दे दिया। फिर उसने पूछा कुछ और भी चाहिए? और बच्चा बोला, आखिरी डायल आ गया उसका कहानी का। जब उसने पूछा सिपाही ने और क्या चाहिए, कहता आजादी। कहानी खत्म हो जाती है। तो इस समस्या के बहुत अलग अलग पहलू हैं, बड़ी गुंजलदार समस्या है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पात्र हैं अग्निशेखर जी, बहुत बड़ी आवाज है। ये सिर्फ साहित्यकार नहीं है, वहां जो इनकी कश्मीरी निर्वासित लोगों की जो संस्था है, बिल्कुल पनन कश्मीर, अग्निशेखर जी, हाँ जी, उस संस्था को चलाने वाले ये बहुत बड़े शख्स हैं। इन्होंने कश्मीरी लोगों की आवाज को उठाया है। उनकी बातें हम सुनते रहेंगे, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि शमा कौल जी हमारे साथ चाहे अपनी कविताएं साझी करें और कुछ विचार भी साझा करें। हैं बहुत बहुत धन्यवाद बलजिंदर जी। पहले तो मैं रचिता जो ये साहित्य उत्सव और इसके जो आयोजक है बच्चे, इनको बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल दलित साहित्य की बात हो रही थी यहाँ बड़े ज़ोरों शोरों से, और मैं मन ही मन उनसे कह रही थी कि बहनों या बेटियों, आपके सामने हम जो बैठे हैं हम महादलित हैं। अगर आपको कोई शिकायत है और आप अपनी वर्ग को लेकर चिंतित है, लेकिन हम जो है हम शिकायत तो क्या करेंगे, हम पूरे देश को लेकर चिंतित है। मैं ये चाहती हूँ जो आपने हमें बुलाया है और संस्कृति का निर्वासन इसको कहा है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी ये आवरण के अंतर्गत एक विषय आपने बड़ा समझ के कश्मीर के आईने में, मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, आप जानो कि क्या हुआ, क्यों हमारा जो वहाँ से जिनोसाइड जो हमारा संहार हुआ, इसके कारणों में जाओ, इसके सच्चे कारणों में जाओ। कोई मीडिया आपको सच्चा कारण नहीं बताता है, कोई साहित्य, हमारे साहित्य को छोड़कर, मैंने अपने साहित्य की तारीफ नहीं की, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कारण आपको बता रहा, और उन कारणों के कारण ही हमको फेंका गया है, हमें मौका नहीं दिया जाता है मंच पर आकर अपने दुख के कारण को बताने का। तो मैं सोचती हूँ, मैं आप भी सोचे कि आप साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य लिखा क्यों जा रहा है, साहित्य लिखा क्यों जाना चाहिए? क्या आप मंच पे चढ़कर वाह वाह और ताली बजने के लिए, वो सुनने के लिए, वो तो क्षणिक होती है। क्या साहित्य में आपको देश के प्रति
संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, मानवीयता के प्रति सरोकारों की बात नहीं करनी चाहिए? और वो कहाँ मिल रही है आपको आज? हमारा जो जिनोसाइड है, हमारा जो संस्कृति से निर्वासन है, ये गज़वा-ए हिंद का एक किक स्टार्ट था, गज़वा-ए हिंद का। और ये कितना दुखद है, गज़वा-ए हिंद का ये हमारा जिनोसाइड था। लेकिन ये भारत की दुर्दशा थी। लेकिन भारत में राज्य ऐसा है तब से बराबर जो इसकी उपेक्षा कर रहा है, जो रेत में गर्दन दे रहा है और अपनी पूरी जनता, अपने पूरे भारतीय समाज को कहता है रेत में गर्दन दो। अगर रेत से गर्दन उठाई, सच्चाई पे बात की, मैं मारूंगा, अगर मुझसे बच गए तो वो मारेगा, जो ये गज़वा-ए हिंद कर रहा है। इस तरह से ये जो सारा जो हमारी संस्कृति से निर्वासन है, ये एक बहुत भयानक दुरभिसंधि है इस भारत में जो चल रही है, जो अब भी चल रही है, जिसको देख नहीं रहा है कोई। अगर राज्य नहीं देख रहा है, बच्चों ये आपका काम है, इसमें गहरे जाओ और भारत को बचाओ। हमारा साहित्य, हमारे साहित्य लेखन का ये कारण है और हमारे साहित्य का यही संदेश है कि ये भारत बचे। हम भी जाएंगे अपने घर, अपने शैव भूमि, अपने कश्मीर में, ये तभी संभव है जब आप जाएंगे और भारत को बचाने का क्रम शुरू करेंगे। तो इसमें हम इधर उधर की बातें तो साहित्य में बहुत हो रही है, लेकिन जो देश और धर्म का जो स्थान बोध है, ये जो हमारी भूमि है खिसक रही है, जो स्पेस कॉन्शियसनेस है, जो प्लेस कॉन्शियसनेस है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। खुलकर सच्चाई कोई बोल ही नहीं रहा। हम भी नहीं बोल पाते हैं कि हम सोचते पता नहीं अगली बार अब बुलाओगे या नहीं, कोई बुलाएगा, हमारी बात सुनेगा। हम थोड़ी थोड़ी करके बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी, ताकि ज्यादा क्यों, हमारा जो साहित्य है वो बहुत बड़ा सच है, इस देश के भविष्य को देखकर लिखा गया है। हम मर गए, हमारे पास कुछ नहीं था जब हमारा वहाँ से जिनोसाइड हुआ, निर्वासन हुआ। हम बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन फिर हम इस दिल्ली में मैं 9 साल शरणार्थी शिविर में रही हूँ और कितना संघर्ष किया है वो आप मेरी पुस्तकों से देख सकते हैं। लेकिन हमने अपना रोना नहीं रोया, हम आज भी चुप चुप रो रहे हैं। ये देश क्या बचेगा, क्या ये देश बचेगा? लेकिन तब हम जवाब दे। अब मैं बूढ़ी भी हो रही हूँ और मैं सोचती हूँ मैं क्यों परेशान हूँ इस देश को लेकर। बांग्लादेश के हिंदुओं को देखो, उधर के हिंदुओं, चुप है वो, बोल ही नहीं, क्योंकि दूसरा हिंदू उसका साथ ही नहीं दे रहा है। तो हमारी संस्कृति इसीलिए ज्यादा नहीं बची। अगर आपको ये पता है कि कश्मीर भारत का मुकुट है, जो अभिनव गुप्त बोल रहा है 37वें आहनिक में, वहीं से लिया गया है। कश्मीर मुकुट है, ये वहीं से बात आई है। तब आप क्यों नहीं खड़े हो गए हमारे पक्ष में? भले आप जातिवाद में बटे थे, लेकिन हम उसके भी अपने कारण खोज रहे हैं। तो क्या इतनी जड़ता थी, इतनी हमने ये चाहा कि ये जो लेखन है, ये जो निर्वासन किया गया हमारी संस्कृति से, तो हम एक चेतना दें आपको, हम एक चैतन्य, एक इलेक्ट्रिफिकेशन करें। लेकिन हमारा साहित्य जो पढ़ता है वो इलेक्ट्रीफाई होता है, उसमें विद्युत जागता है, बात चर्चा होती है, लेकिन जो उस इलेक्ट्रिफिकेशन से डरता है वो पढ़ता नहीं है और सबको बोलता है अरे इनको परे रखो। तो इस तरह से हम महादलित भी हो गए हैं। तो मुझे यही कुछ तात्विक बातें करनी थी। हमारी बातों, हमारे साहित्य के लिखे जाने के कारणों को पहले देखो, उसके बाद हमारा साहित्य देखो। अभी मैं कहीं पर थी तो वहाँ मुझे पूछा गया कि कैसे जाना जाए कि आपकी बात ऑथेंटिक है या कोई साहित्य ऑथेंटिक है। तो भाषा की बात अभी सर कर रहे थे। तो भाषा, जब आप उपन्यास पढ़ते हैं, वो वाक्य विन्यास, वो शब्दावली आपको स्वयं ही बता देती है कि ये
ऑथेंटिक है, ये प्रामाणिक है। जब मेरा दर्दपुर आया, मैंने खुद नहीं, मैं प्रामाणिक शब्द मेरे पास था ही नहीं, मुझे पाठकों ने बोला ये तो सबसे प्रामाणिक काम है कश्मीर पर। तो पाठकी विवेक आप यूज किए, और साहित्य पाठन और साहित्य लेखन का सबसे बड़ा जिम्मा है अपनी भारतीयता को, अपने क्षेत्र को, अपने देश के क्षेत्रीयता को, इसका संरक्षण करना और प्लेस कॉन्शियसनेस को जगाना, धर्म और देश का जो संबंध है उसमें जीना, उसकी चेतना अपने भीतर लाना, हर क्षण उसकी चिंता करना, चिंतन करना, ये बहुत बड़ी आराधना है, बहुत बड़ी साधना है। तो अब मैं अगर अब आप सुनाओ। मैं एक कविता सुनाऊं? मैं चाहती हूँ डॉक्टर अग्निशेखर तब तक कविता सुनाए, मैं जिसमें ढूंढूंगी। मुझे भी तो ढूंढना है ना। नहीं, मुझे ऐनक ढूंढनी है, कविता तो पति पत्नी दोनों लेखक हों तो फिर अलग तरह का। मैं कविता जब पढ़ने के लिए ऐनक की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि ऐनक नहीं होती है, दिव्य चक्षु होता है। हमारे घर, हाँ, लौटने के लिए होता है घर, हाँ, लौटने के लिए होता है घर, पर हमारे लौटने के रास्ते हैं बंद। जहां हुआ करते थे हमारे घर, बदलने होंगे रास्ते, पहुंचने घर के वास्ते। लौटने के लिए होता है घर, कोई क्यों करे बार बार हमें बेघर। कभी निबिड़ वनों में, गुफाओं, चोर घाटियों, अजाने प्रदेशों में क्यों रहे अनाथ पीढ़ियों की पीढ़ियां। हमारे हैं घर, भले ही ढहा दिए गए हों। हमारे हैं घर, भले ही ढहा दिए गए हों। ईंट ईंट जोड़ लेंगे जाकर, ईंट ईंट जोड़ लेंगे जाकर। हमारी है जमीन, भले ही हथियाई हो उन्होंने। लिखित में हमारी है, इतिहास है। घर में लिखित में हमारी है, इतिहास है। चर में अचर में व्याप्त हमारी चेतना, चर में अचर में व्याप्त हमारी चेतना अनादि है, अनंत है। हमारी मातृभूमि में हमारा होना अनंत है, हमारी मातृभूमि में हमारा होना। आज भी हवा की तहों में, आज भी हवा की तहों में हमारे पुरखों की अबूझ बातें हैं। खेतों में हल जोतते हुए गाए हुए गीत हैं, उत्सवी संगीत हैं। संकोच और प्रेम है, लोक है, शास्त्र है, विद्याधर हैं। वहां हमारे घर हैं जो लौटने की आस में वहीं खड़े हैं, अड़े हैं, मलबू में गड़े हैं। हमारी स्मृतियों में जड़े हैं। वहां हैं हमारे घर, घर लौटने के हमारे रास्ते हैं बंद। संसार में बहुत से लोग निर्वासित होते हैं। 47 में बहुत लोग हुए, लेकिन वो वापस नहीं गए। उनके वापस जाने के दरवाजे, वापस जाने के रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए वो रास्ते कभी बंद भी नहीं हुए और उनके लिए कभी खुले भी नहीं हैं। उनके घर अभी भी उनकी उड़ीक करते हैं। शमा कौल जी। इस कविता का शीर्षक है शरणार्थी शिविर। अब मैं आपसे पहले ये बताना चाहती हूँ
मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। हिंदू लोग इस हिंदुस्तान में शरणार्थी हैं, कैसा लग रहा आपको? क्या आपका खून नहीं खोल रहा? मैं शरणार्थी शिविर का एक दृश्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक टोली बलात् भिक्षुओं की, वो वाली नहीं है इसमें, ये वो दूसरी है, नंबर 2। मैं आपको एक और सुनाऊंगी बुरे दिनों के बारे में। बुरे दिन थे वह जब हम स्वर्ग के आबोदानों पर जीते थे। तुम स्वर्ग के पर्वतों का आरोहण करते, स्वर्ग की गजलें गाते, मैं स्वर्ग की झील से परी महल में फंतासी लिए हुए घुसती। परियों से बतियाती, लहरों के रंगों को नाम देती, घास और धूप की शब्दातीत हरितिमा पर खुशी के 2 आंसू टपकाती। बुरे दिन थे वह जब हम मेजों पर बढ़ाते चाय के प्याले, स्वर्ग देखने आए दोस्तों को और एक एक घूंट के साथ खिलाते दृश्यों के लुक में। नावों का एक पूरा आंदोलन, कांगड़ियों के आविष्कार का प्राग ऐतिहासिक वर्णन, पे मूल्यवान लबादों की पश्मीने के मूल्यवान लबादों की भेंट हम स्वर्ग से विदा करते दोस्तों को, जो लेखक लोग हमारे पास मिलने आते थे, देते निमंत्रण पुनः आने का और स्वर्ग दिखाने का करते परस्पर आयोजन। बहुत बुरे दिन थे। हमारे महत्वपूर्ण दोस्त थे जो हमें महत्वपूर्ण मानते थे। हमारी इच्छाएं थी, सपने थे, दिन थे, रातें थी, गहमा गहमी थी, बागों में घूमने की हमारी कामनाएं थी, अलमारियों की दराजों में इत्मीनान की तरह थी इत्रें, यथार्थ में फूल कालीनों की तरह थे वे बुरे दिन। हम और तुम इन इत्रों में से एक खास इत्र की खुशबू की याद में लगाते ढेर सारी स्मरण शक्ति। ड्राइंग रूम में कहीं से भूली भटकी चिड़िया की बीट से हम पीटते माथा। सचमुच बुरे दिन थे वे। हमारे पास घर थे, बहुत ही मामूली थे हमारे मिलन और बिछो। घरों में बेपनाह जगहें, हमारे पास नल थे, हमाम थे, कपड़े थे, साबुन था ढेर सारा। हमारे पास क्या न था। हम कितने बुरे दिनों से गुजर रहे थे, हमारे पास बंदूक न थी। हाँ जी, एक भारतीय टैक्सी ड्राइवर, कटिंग वाला सरदार, जिसने कटिंग की हुई थी, पता नहीं लगता था कि ये सरदार होगा कभी। तो जैसे हम जानते हैं कि कनाडा में बहुत से टैक्सी ड्राइवर, जहाँ ट्रक ड्राइवर पंजाबी हैं। तो मेरे एक मित्र डॉक्टर साहब कैलगरी की बात है, तो टैक्सी चला रहे थे, उनके पीछे गाड़ी में 2 गोरे बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि जो इंडियन लोग आ रहे हैं ना, जहाँ कनाडा में बहुत गंद पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। फिर सरदारों के बारे में भी बोला। तो टैक्सी ड्राइवर को तकलीफ हुई। जब वो उतरने लगे, जैसा कि कनाडा में आम लोग करते हैं कि उतरते समय वो टिप देते हैं, उसके $50 बने, उन्होंने $55 दे दिए ड्राइवर को। तो ड्राइवर ने बोला कि मुझे $50 ही दीजिए, $5 अपने पास रखिए, $5 उस बंदे को दीजिए, उस सरदार को दीजिए जो भिखारी बना हुआ दिखाई दो आपको कनाडा में। फिर वो गोरे अंग्रेज ने बोला कि कनाडा में मैंने किसी सरदार को भिखारी के रूप में नहीं देखा। कहता मैं इसलिए आपको $5 वापस किए हैं कि हमारे लोग अनपढ़ हो सकते हैं, गंवार हो सकते हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं, आपके लोग भिखारी हैं। तो इसी से मेरे को स्वयं प्रकाश की हिंदी की बड़ी मशहूर कहानी है, क्या आपने कभी सरदार भिखारी देखा है, दिल्ली के दंगों के बारे में है।
तो एक हिंदू राइटर, एक हिंदी भाषा का राइटर एक पंजाबी बंदे के बारे में, एक सिख बंदे के बारे में कहानी लिखता है, यह एक लेखक का धर्म होता है, राइटर का यह धर्म होता है कि वो अपने धर्मों से ऊपर उठकर इंसानियत के धर्म को निभाता है। और अब मैं शमा कौल जी से समझना चाहूंगा, हमारे बच्चों को जरूर मैं चाहूंगा कि वो समझाएं कि आपने ये जो कहानी मैंने पहले डिस्कस की थी आपकी, पूर्व लोक, आपने जम्मू में रहकर लिखी या दिल्ली में रहकर लिखी, इसकी सृजन प्रक्रिया कैसी थी, वो कैसा दर्द था आपके घर का, जो घर कश्मीर में दिनों दिन खत्म हो रहा था। एक शायर ने लिखा है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने में याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो वो टूटता हुआ घर आपकी स्मृतियों में कैसे आया और कैसे कहानी में आया? बलजिंदर जी, ये जो रचना प्रक्रिया आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, एक कहानी की, यही पूछ रहे हैं ना, तो ये एक बड़ा ही जो कहते हैं ना वो एक पारंपरिक एक फैशन वाला सवाल है जो अक्सर साहित्यकारों से पूछा जाता है कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है। मेरी रचना प्रक्रिया जो है ना वो हर क्षण मेरे साथ है, ये वो मेरी पीड़ा है, वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। ललदिद का एक वाक है, दोद क्या जाने यसनो बने गम जाम छिम वन तने, ये मैंने दर्दपुर के आमुख पर भी लिखा है। घर घर फिरस पेयम कने कहनो वुछुम पन्ने कने, पीड़ा वो क्या जाने जिस पर नहीं बनाई है। मैं घर घर घूमी, मेरे पर पथराव हुआ और कोई मैंने समझाने की कोशिश की कि मेरी पीड़ा ये है, लेकिन किसी ने समझे ही नहीं। मैं एक गुस्ताखी यहाँ करूँगी थोड़ी सी। आपने अभी कोई रचना बोली जिसमें कोई क्या अंत में वो बोलता मुझे आज़ादी चाहिए, वो बच्ची कहते और बच्चे उन्हें ताली बजाए। अब ये इनकी इग्नोरेंस है, इनको पता ही नहीं वो कौन सी आज़ादी थी वो जो मांग रही थी, और जो कहानी थी, कहानी में पात्र कौन था। क्योंकि मानव अधिकार ज़्यादातर हमारे देश में शत्रु के बोले गए, और जो विक्टिम है तो उसको तो वो तो पापी है, वो तो दोषी है क्योंकि वो हिंदू है, और उस दोष और पाप के आप भी भागीदार क्योंकि आप भी हिंदू है, सब है। तो ये जो अज्ञान है, इसमें मैं क्या बोलूं, मेरी रचना प्रक्रिया क्या है। आप मेरा पढ़ो और जानो मेरी रचना प्रक्रिया क्या रही होगी। ये जो जिनोसाइड की पीड़ा है ये इतनी गहन है। जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि गहनता को समझाया नहीं जा सकता। तो ये पीड़ा इतनी भयंकर है, इससे कोई न गुजरे, इसके आगे ईश्वर क्षमा करे इस देश को, हम पर। इस देश ने उन संहार हुए लोगों का महाश्राद्ध नहीं किया जो 47 में मारे गए। ये देश मजहब के आधार पर बटा था, और जो हिंदू बेगुनाह मारे गए थे, निष्पाप मारे गए थे, उनका इस राज्य को महाश्राद्ध करना चाहिए था। उन लेखकों को महाश्राद्ध करना चाहिए था। उन्होंने लेखनी नहीं चलाई, उन्होंने उसमें उतना कुछ होने के बाद सेकुलरिज्म उसमें डाला। चाहे आपकी अमृता प्रीतम हो, चाहे आपका भीष्म साहिनी हो, यशपाल हो, किसने ये जो देश है और हमारा अब जो जिनोसाइड हुआ है, ये भी बहुत बड़ा कलंक है इस देश पर, और वो भी एक बहुत बड़ा कलंक है। और उनका महाश्राद्ध और हमारे जिनोसाइड में मारे गए शहीदों का महाश्राद्ध इस देश को
करना चाहिए। मैं आपको इसकी रचना प्रक्रिया क्या सुनाऊं? ये क्या मुझे प्रेम कविता है? ये इधर पता नहीं आजकल साहित्य में लिखा क्या जाता है, इधर की बात उधर की बात, उनकी बात इनके, और उस पर तालियां बज रही, एक बोल रहा है दूसरा चढ़ा रहा है, एक बोल रहा है दूसरा बढ़ा रहा है। मैं उससे इतर हूं। क्यों? मैं जो सच देख रही हूं वो बहुत भविष्य का सच है और मुझे पचाना कठिन हो शायद। मैंने यही बात, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भोपाल में स्त्रियों की, और स्त्रियां क्या बातें कर रही थी कि पुरुषों ने हमारे साथ ये किया वो किया है, ये किया। कल भी यहाँ डॉक्टर गीता भट्ट बोली थी कि पुरुषों के लिए भी परेशानियां हैं, वही परेशानियां जो स्त्रियों के लिए, आपने अपने को अलग क्यों किया है? तो ये जो विमर्शों में फंसे हुए हैं, तो वो चीज़ तो उन सब चीज़ों में पड़ी हुई है। स्त्रियाँ वो बोल रही थी। अब जब मेरा सेशन आया तो मैंने उनको बोला, वो जिलानी का वो दिखाया भी, जब वहाँ बोलते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारा है। तो ये मैंने कहा, ये देश आपका जल रहा है, इसको जरा बुझा। क्या स्त्रियों का ये काम नहीं है कि वो देश के बारे में सोचे? तो ये, और उसके बाद जो मेरे से वो सब नाराज हो गई, बोले कि इसने, एक तो इसने मंच को लूटा और दूसरी बात है मेरे को मंच से फिर खदेड़ा ही। लेकिन मुझे ये खुशी है, मैंने उस मंच पे अपनी बात रखी जो आज भी उनके मस्तिष्कों में गूंज रही होगी। तो मैं आपको इसकी क्या रचना प्रक्रिया बताऊं, शायद डॉक्टर अग्निशेखर बता पाए। हाँ जी, ठीक है। तो अग्निशेखर जी, तो आप इस सवाल का जवाब तो चलो अगर दे सके तो ठीक है। एक बात हम जानना चाहेंगे, कश्मीरी जो हिंदू भाईचारा है, मैं जितना जानता हूं, मैं जम्मू में जितना रहा हूं, कि बहुत छोटा भाईचारा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भाईचारा है। इंपॉर्टेंट इस करके है कि ये लोग सदियों से पढ़े लिखे हैं। मेरा परिवार में मैं पहला बंदा हूं जो पढ़ा लिखा, PhD करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक बना। मेरे पिताश्री 9 तक पढ़े, उससे पहले हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के परिवारों में सदियों से लोग पढ़े लिखे हैं। जम्मू में मैं जब रहा तो जिस मकान में मैं रहता था वो भी कश्मीरी पंडितों का था, तो उनके साथ भी बातचीत होती रहती थी। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जी। तो कश्मीरी भाषा को बहुत प्यार करते हैं, कश्मीरी भाषा में लिखते भी हैं, कश्मीरी भाषा को प्यार भी करते हैं। जब 2 कश्मीरी पंडित भी इकट्ठे होते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आपको कश्मीर से बाहर आना पड़ा तो जम्मू में आकर या दिल्ली में आकर आपकी मातृभाषा की स्थिति क्या है आजकल? अच्छी बात है। जहां क्षमा जी ने छोड़ा ना, ये आके इन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया, खुद को बचाया। तो मुझे डॉक्टर रामस्वरूप द्विवेदी जी का एक कथन याद आया। उन्होंने कहा कि संसार को बदलने का काम दर्शन करता है, समझने का काम दर्शन करता है, राजनीति उसे बदलने का काम करती है और साहित्य उसका पुनर्सृजन करता है। तो जो हमारे साथ हुआ, जो भीता, अप्रत्याशित था, सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप अपने घर में थे, दूसरे दिन आप सड़क पे हैं, जैसे तैसे जान बचा कर आए हैं। बहू बेटियां, यहाँ अभी एक फिल्म आई थी, पहली फिल्म जिसने कुछ सच दिखाया हमारे बारे में, कश्मीर फाइल्स, और वो 3 ही परिवारों का सच है। ऐसे 70,000 परिवारों की कहानियां हैं। एक कविता इनकी है जम्मू, उसमें ये कहती है कि ये दुख का एक महापर्व है। जम्मू बन गया है, जो टेंट ही टेंट फैले हैं आप, उस महापर्व में लोग, ये अस्थापन बन गया है, उसमें लोग गले मिल रहे हैं कि हम, तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। ऐसे में वो क्या गा रहे हैं? वो एक नया कथा सरित सागर गा रहे हैं। कथा सरित सागर जितनी कहानियां हमारे दुखों की हैं, त्रासदियों की हैं, यातनाओं की हैं, उत्पीड़नों की हैं, और उसमें से कुछ चुनकर एक फिल्मकार ने दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाया, ऐसा नहीं है।
ऐसे में जो सृजन फिर नए सिरे से हमने फिर से घर बनाना शुरू किए, फिर से बच्चों को पढ़ाना और फिर से बच्चों के लिए ही सब कुछ, टेंटों में मोमबत्तियों के नीचे हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई लिखाई थी। नौकरी मिले नहीं मिले, मजदूरी मिले नहीं मिले, लेकिन बच्चे पढ़े, क्योंकि हम उस पढ़ाई के ही वंशीधर हैं। एक तो ये पुनर्सृजन जो हुआ है वो एक अलग टॉपिक है, वो रिसर्च का है कि कैसे एक समाज ने जो पूरी तरह से विनाश जिसके साथ हुआ, उसने फिर से अपने आप को कैसे खड़ा किया बिना किसी सहारे के। ना आपके साथ पत्रकार है, ना आपके पास साहित्यकार है, ना कोई प्रलेस वाले हैं, जलेस वाले हैं, ये लेस वाले हैं, वो लेस वाले, कोई नहीं है। हम स्वयं उनसे जुड़े रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आई तो सबके मुंह बंद। आज तक कोई नहीं बोलता है। और इस पर टाकबोरे जी हमारे एक बहुत बड़े मोतीलाल साकी कवि हुए हैं कश्मीरी, उन्होंने एक कश्मीरी कविता की एक पंक्ति में लिखा कि हम इस लोकतंत्र के नए अछूत, हम इस लोकतंत्र के, हमारी बात नहीं करनी है आपको, हमारे सच को के साथ दो चार नहीं होना, सच मानना ही नहीं है। सच तो उधर है, आप कश्मीर जाइए, घूमिए, डल झील में फिर गाइए गाना, ये वादी ये कश्मीर है जन्नत का नजारा। आप शूटिंग सरकारें तक झूठ कहती हैं। जो वर्तमान सरकार ये क्या कहेगी, कश्मीर 370 हटाया, 35 से हटाया, 2.5 करोड़ लोग वहाँ सैलानी बन के गए, इतनी शूटिंग्स हो रही हैं। ये कश्मीर का कॉस्मेटिक स्वरूप है, उसके पीछे जो स्वर्ग के पीछे का नर्क है, वहां तक आपको, आप जाइए, आपसे साइड से हटकर आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप कश्मीर जाइए, किसी से कहिए कि कश्मीर बहुत सुंदर है, खुश हो जाएंगे नेचुरली। कश्मीर एक बिकता है, कश्मीर पर्यटन के नाम पे बिकता है, कश्मीर राजनीति के नाम पे बिकता है, कश्मीर हर किताबें लिखी है, आप जाइए कश्मीर 2-5 दिन रहिए, इधर उधर लिए जानकारियां जोड़िए और फिर किताब लिखिए। जैसे इन्होंने आदरणीय वर्मा जी ने कहा, ज्ञान और अनुभव की बहुत बारीक बात की। अब ज्ञान के आधार पर उपन्यास लिखिए कश्मीर पे, कौन रोकता है? आपके पास मास्टर है, आपके प्रतिभा है, आप फिल्म में मुंबई जाइए अपनी कहानी लेकर के, जो आप पर बीती हो, वो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, फिर उनके वो पटकथा लेकर बैठेंगे, सीन बनाएंगे, वो मास्टर होते हैं उसमें, और बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ। मैं ऐसे लेखकों को जानता हूँ जो मुंबई से गए कश्मीर, और वहाँ ये जो इनका एक उपन्यास है उन दिनों कश्मीर यहाँ है, वो 2 महीने एक स्ट्रगल रहा, उसको लेकर के, वो जम्मू के ही हैं, वो जम्मू आए, उनको कोई पता नहीं है उस आंदोलन के बारे में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जानकारियां उनके पास थी। वो जम्मू आए, उन्होंने जम्मू का अंग्रेजी दैनिक अखबार द डेली एक्सेलसियर उन 2 महीनों के सारे खरीद के मुंबई ले गए, यानी 60-65 अंक अखबारों के। फिर उनमें कतर ब्योत की होगी, वो न्यूज निकाली होगी, उस पर उनका उपन्यास है, और बहुत अच्छे से क्राफ्ट बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो जानकारी के आधार पर उपन्यास है। लेकिन जिन्होंने वो अनुभव किया, जो उस आग में जले, उन्होंने जो लिखा, जैसे कल से बहुत बार बारीक आई कि ललित साहित्य में सौंदर्य बोध नहीं है, वहां उपमा नहीं है, वहां अलंकार नहीं है, वहां यहाँ है अलंकार, यहाँ है अलंकार, वहां है। ये भेद जो है ना अनुभव करने का और ज्ञान पर आधारित, जानकारियों पर आधारित लिखने का, इसमें एक फांक दिखेगी आपको। ये बच्चों के रिसर्च करने का एक विषय है, ये करना चाहिए। कश्मीर पर जिन्होंने अनुभव, जो अनुभूत कश्मीर है, जो मेरा कश्मीर देखा हुआ है, आप भी जाइए, आप वो कश्मीर नहीं देख पाएंगे। आपको देखने के लिए मेरा साहित्य, मेरी पेंटिंग, मेरा म्यूजिक, मेरी मूर्ति कला, मेरा वेदना देखनी होगी। आप संवेदना के स्तर पर वहां जा सकते हैं, लेकिन जो हम पर गुजरी है, जो तुम पर गुजरी है, जो इन पर गुजरी है, उस गुजरे हुए अनुभव पल को आप कैसे व्यक्त करते हैं, वो आपकी एनर्जी कैसे बनती है, उससे आप फिर अपने आप को खड़ा कैसे करते हैं, इसको शायद इतना आसानी से नहीं बताया जा सकता है। क्या है कि जब हमने देखा आते हुए, हमारे घरों में डॉक्टर नामवर सिंह आए रहे, आते रहे। नागार्जुन तो इनके घर में 2 महीना रुके, इनकी माँ को बेटी कहते थे।
हमारे घर में ज्ञान रंजन जी आते थे, सारे ये बड़े बड़े प्रगतिशील वामपंथी जितने भी लोग हैं बड़े, एज लेखक हम उनका सम्मान करते हैं, करते थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसके बाद वो ना आप हमको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं, कन्नी काट के बैठते हैं, हाँ हूँ करेंगे। आप बोलेंगे ना, आप एक स्टाइल देखिए ऐसे बड़े बड़े तथाकथित लेखों का, आप बोलिए, उनको पचती नहीं आपकी बात, करेगा हाँ ये स्टाइल है उनका, बचते हैं। अब जब बचेंगे तो एक अफ्रीकी सबसे पहले किस चीज से बचते हैं? थियोडोर और ओडोर्नो ने, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ऑशविट्स के बाद कविता लिखी ही नहीं जा सकती है। ऑशविट्स का जो बिल्कुल जेनोसाइड हुआ, जो इतना हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बाद कोई क्या कविता लिखे, लेकिन लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब दूसरा उसके साथ संवेदनशील नहीं होगा। तो अफ्रीकी, एक कहावत है बलजिंदर, उस अफ्रीकी, मैंने कहावतों पे भी काम किया है, मैंने थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी पे काम किया है, सोशियोलॉजी ऑफ कश्मीरी फोकलोर, कश्मीरी लोक वार्ता के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे मेरा काम है, मेरा कस्मों पे काम है, मेरा कई चीजों, वो अलग विषय हो जाएगा। कहावतों पे काम है, कहावतों में लोकोक्ति जिनको कहते हैं, एक लोकोक्ति है अफ्रीकी, वो उसके अंग्रेजी का मैं हिंदी आपको कहता हूं। जब तक शेरों की आप बीती कहने वाले उनके अपने लेखक नहीं होंगे, तब तक इतिहास उनके शिकारियों का महिमा मंडन करेगा। ध्यान से सुनिए, जब तक अफ्रीकी कविता, ये जब तक शेरों की आप बीती कहने वाले उनके अपने लेखक नहीं होंगे, तब तक इतिहास उनके शिकारियों का महिमा मंडन करेगा। ये हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से। यहां बड़े बड़े मानवाधिकारी मंच, जितने मैं नाम ले सकता हूं वो विषय अलग हो जाएगा, जिन्होंने हम पर चुप्पी साधी और ये भी कहा किसी जगह इनको भागने की कोई जरूरत नहीं थी। हम वहां गए थे ना, वहां लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, एकता है, वो है, उस झूठ कह रहे हैं यार, मुझसे मेरा सच सुन, तुमको मेरा सच इतना ज्यादा सच लगेगा कि झूठ लगने लगेगा। झूठ की हद तक लगने वाला सच मेरा सच है, वही निर्वासन साहित्य का सच है। इसलिए आप बचते हैं सच से, बचिए, कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी समीक्षा नहीं चाहिए, पुरस्कार नहीं चाहिए, विदेश यात्राएं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, बचो। लेकिन 50 साल के बाद जो इतिहास आएगा वो भविष्य पुरातत्ववेता होगा, जिसको इसने इजरायली पोइट, क्या नाम है, यहूदा अमिखाई ने कहा है, अगर ऐसी स्थितियां रही, डे इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन यू विल बी आर्कियोलॉजी ऑफ फ्यूचर, आप भविष्य के पुरावेता हो, खुदाई करेगा भविष्य और तुम्हारी सच्चाई को निकाल के संसार के सामने से। तो इसलिए जो वो अफ्रीकी कविता के माध्यम से मैंने कहा, हमने खुद लिखा, जबकि हम टेंट गाड़ रहे थे, नालियां बना रहे थे और फटे चिथड़े टेंटों में छाते खोल के नीचे बैठ रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे या जो संघर्ष कर रहे थे। और हमी को अपनी कविता लिखनी पड़ी, हमी को अपने उपन्यास लिखने पड़े, हमी को कहानियां लिखनी पड़ी, हमी को संघर्ष करना पड़ा, हमी ने लाठियां खाई, हम पुलिस में गए, हम सत्याग्रह करे। तो एक जिजीविषा जो है ना, और जिसके केंद्र बिंदु में हमने कहा जो हमारे साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है शत्रु का। शत्रु बोध अपने यहां कम है, शत्रु कितने स्तर पे काम करता है, हम उतने स्तर पे नहीं, हम इग्नोर। और मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत ही विनम्रता और सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है हम अपनी महानता का शिकार हुए हैं। आप दया करो, शत्रु पर भी दया करो, वो दया नहीं करता है। यू आर विक्टिम ऑफ योर ग्रेटनेस, यू आर विक्टिम ऑफ योर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। दया करुणा ठीक है, अरुणीय मधुमयी देश हो हमारा, ये तो ठीक है यार, शरण दो लेकिन जान कर दो। ये शरण कश्मीर के इतिहास में यही हुआ है, 3 शरणार्थियों को आपने शरण दिया, सारा कश्मीर बदल गया। तो इसलिए जो हमारे साथ हुआ, जब हमारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ, हम अपने सत्य के साथ खड़े हुए, हमने लिखा
किसी भी चुनौती, किसी भी उसको नजरअंदाज करते हुए, ठीक है नहीं लिखता है हमारे साथ में, कोई ना लिखे यार, कोई बात, हम तो लिखेंगे ना, कोई बात नहीं है। तो हम आर्कियोलॉजी ऑफ फ्यूचर ना बने एंड म्यूजियम्स ऑफ व्हाट स्टिल इज टू हैपन, ये यहूदा अमीखाई है। और इस तरह से जो ये एक बहुत बड़ी त्रासद घटना अपने देश में हुई है 47 के विभाजन के बाद, और उससे बड़ी त्रासद ये है जैसे 84 के सिख दंगों पर चुप्पी है, जैसे हमारे महाविस्थापन पर एक महान चुप्पी है, बहुत ओढ़ी हुई चुप्पी है। और इस चुप्पी को तोड़ता है ये साहित्य, ये शत्रु की शिनाख्त करता है, ये अपनी जिजीविषा कहता है, अपने संघर्ष की कहता है, और आपको सचेत करता है कि आपको हमारी संवेदना, हमारे दुख, हमारी त्रासदी समझ नहीं आई तो ये कल को तुम्हारे साथ भी होने वाला है। इस देश पर ये आसन खतरा है। इसलिए निर्वासन का साहित्य, इसको एक विमर्श में बदलना चाहिए था, जैसे बनते हैं, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए कोई हाथ नहीं जलाना चाहेगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, मैं रचयिता के आयोजकों का, आप सबका भी, आप सबकी ओर से और सबकी तरह आभारी हूँ कि आपने मंच दिया खुले से खुले में बात करने का। और मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त मुझे कुछ कहना है, क्योंकि दुख सबको मांझता है। अज्ञे जी ने कहा ना, इस तरह इस दुख ने हमको मांझा है, दुख सबको मांझता है। समझदार बनाता है दुख। थोड़ा मजाक में कही ये बात है कि किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। जिन कौमों को, जिन भाईचारों को तकलीफें झेलनी पड़ती हैं इतिहास में, उनको समझदार भी होना ही होता है। तो अब मैं चाहूँगा कुछ विद्यार्थियों से कुछ अगर क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। बलजिंदर जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक कर कुछ बोला। हाँ जी, बिल्कुल। आपने कहा ना अक्ल धक्के खाने से होती है। मैं सबसे इस देश से प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए हमने धक्के खाए, अब अपनी अक्ल को जरा उजागर करो। जहाँ तक बेइंसाफियों की बात है, पिछले सालों में ना मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन पंजाब में ऐसा हो रहा है कि दोनों पंजाबों में कुछ लोग उन लोगों की इंटरव्यू करते हैं जो लोग 47 में बिछड़ गए थे, जो परिवार टूट गए थे। उन परिवारों में अभी भी भाई बहन 70, 80, 85 की उम्र में अभी जी रहे हैं, जो 47 में बिछड़े थे। उनको किसी ने मिलाया नहीं। दोनों देशों की सरकारों ने एक भी जतन नहीं किया कि जो परिवार आधे उधर रह रहे हैं, आधे इधर रह रहे हैं, उनको मिलाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं मिलाया। सोशल मीडिया लोगों के हाथ में आ गया, तो इसके लिए लोगों ने मोबाइल से इंटरव्यू करके सोशल मीडिया पे डाल दी। इधर वाले परिवार ने सुन ली और उनके साथ उन्होंने राब्ता बनाया। और बहुत लोग करतारपुर, जो हम वहाँ लांगा एक बनाया गया है, उस गुरुद्वारे में जाकर मिलते हैं दोनों देशों से। वैसे ही कश्मीरी हिंदू भाईचारे के साथ भी जो बेइंसाफियां हुई हैं, इनका गिला है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ये गिला भी जायज है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इतिहास आपके साथ इंसाफ करे। हाँ जी, कुछ सवाल हम चाहेंगे कि विद्यार्थियों की तरफ से। दे दिया है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है। हाँ जी। सर, एक सवाल आप दोनों से है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो जातीय विध्वंस हुआ और उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, तो आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके कल्चर या आपके त्यौहार, कुछ एक उदाहरण से आप हमें प्लीज समझाइए। चूँकि
मीडिया में भी उतना ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलता है। मैंने जब कश्मीरी फाइल देखा तब मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानने का अवसर मिला, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे नहीं मिला। तो आपके त्योहारों या कला के माध्यम से एक उदाहरण आप दे सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्रभाव पड़ा? कश्मीरी भाषा के बारे में भी थोड़ा इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ राम बहादुर राय जी आए, उनको प्रणाम करते हुए मैं कश्मीर के बारे में तो मैंने विस्तार से कहा अभी। अब जो पहले भाषा का इन्होंने कहा, कश्मीरी भाषा जो हम बोलते हैं इसका उद्गम ऋग्वेद की भाषा से है। कुछ विद्वान तो कहते हैं ऋग्वेद से भी प्राचीन है। कश्मीरी जो हम बोलते हैं, मैंने कहा ना कितनी निरंतरताएं हैं, इतिहास की निरंतरता है, संस्कृति की है, सभ्यता की है, दर्शन की है, किसकी नहीं है, कलाओं की है। इतिहास में तो मैंने कई चीज गिनाए। इस तरह जब अब संस्कृतियों में आपने त्योहार, तीज त्योहारों की बात की, एक उदाहरण से आपने कहा बताइए। देखिए हमारे यहाँ होली नहीं होती, उसका एक कारण यह है कि होली जब आती है तब वहां ठंड होती है, आदमी मर जाएगा होली खेलते खेलते जब बर्फ होगी या ठंड होगी। तो इसलिए वो एक जलवायु और मौसम के कारण है। लेकिन कश्मीर के देवी देवता कौन है? क्या वो अलग हैं शेष भारत के देवी देवताओं से? नहीं है। स्वयं हमारा इतिहास नीलमत पुराण, यहाँ तो सब अधिकारी विद्वान बनते हैं ना सोशल मीडिया पे। किसी ने अभी मैं देख रहा था, उसने कहा नीलम पुराण। यार क्या नीलम पुराण? ये नीलमत पुराण है। तो नीलमत पुराण शुरू होता है भगवान कृष्ण के कश्मीर आने से, और संसार की पहली साम्राज्ञी यशोवती हैं जिनका वो राज्यारोहण करते हैं, वहां से तो उस समय कृष्ण का कथित एक वाक्य मैं आपको दोहराता हूं। वो कहते हैं यह जो कश्मीर की भूमि है ये साक्षात पार्वती हैं और हरांश हैं यहाँ का राजा। और जो नदी है सती देवी नदी भूतवा कश्मीरायाम विनिर्गतः, जैसे हमारे गंगा का महात्म्य है, तो कश्मीर में तीर्थों के महात्म्य जो हैं, नदियों के महात्म्य जो हैं, सरों के जो हैं, सरोवरों के जो हैं, जितने हैं उनके महात्म्य आप अगर अलग से देखें, उनका रिसर्च करें, वो कहीं आपको स्थानीय रंगत के अलावा कहीं भिन्न नहीं है। क्या आपको पता है राम की शक्ति पूजा हम सब ने पढ़ी है, निराला जी की कविता है। किसकी पूजा करते हैं वो युद्ध भूमि में? शक्ति की करते हैं ना। और फिर उसके बाद कविता जो चलती है वो हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको यहां से बताता हूं। कश्मीर में खीर भवानी है, जो गए होंगे खीर भवानी तीर्थ पे, और उनका नाम, मूल देवी का नाम श्यामा है। निराला की नाचो एक बार फिर श्यामा, स्वामी विवेकानंद का नाचू कहाते श्यामा। ये श्यामा जो है ये श्रीलंका गई है कश्मीर से, पुलस्त्य ऋषि के तपस्या करने के बाद वो प्रसन्न होकर वहां गई। फिर रावण के कुकृत्य देखकर उनसे रुष्ट हुई, फिर वहां से उसने संकल्प लिया। ये महात्म्य मैं कह रहा हूं, ये महारागी प्रादुर्भाव कश्मीर में उपलब्ध है ग्रंथ। कहते गच्छामि मद देशे, मैं अब अपने देश जाऊंगी। निराला जी की शक्ति जिनकी पूजा राम से करवाई, वो श्रीलंका से वायु मार्ग से, हमारे उद्भव जो महात्म्य है वो कहता है वायु मार्ग से कश्मीर आई और वहां स्थापित हुई। एक कनेक्शन। अब मुझे बताइए, भगवान राम को कश्मीर का ज्ञान था, इसलिए हनुमान जी को कहा कि तुम वहां ले जाओ। श्री कृष्ण कश्मीर आते हैं, और परशुराम का संवाद जो आपको मिलेगा रामचरितमानस में, उसके बाद जब क्षीण हुई थी शक्ति उनकी, वो कश्मीर गए। और कश्मीर में ऐसे गांव हैं, तो स्थानवाचक नाम, ये तो एक पक्ष है। त्योहारों में हमारा सबसे बड़ा त्योहार कश्मीर की संस्कृति में है हर रात्रि, जिसको शिवरात्रि आप कहते हैं, हम हर रात्रि बोलते हैं। हर की रात्रि है, और वो उत्सव की रात्रि है, यहाँ त्योहार की रात्रि है, व्रतों की रात्रि है। इसलिए त्योहार, व्रत, उत्सव ये भारतीय ही हैं सब। स्थानीय एक रंगत उनकी अलग से हो सकती है। तो वहाँ के देवी देवता, वहाँ के स्थान, वहाँ के तीर्थ, वहाँ की भाषा, ये सब वही है जिसे आप भारतीय
संस्कृति से जोड़ कर देखते हो वही देवता हैं, वही हैं। बाकी हर जगह विशिष्टताएं यही होती हैं। तो इसलिए कश्मीर किसी भी दृष्टि से भारत से अलग नहीं है। जो ये अलग कहते हैं वही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आप आज कश्मीर पर बात करने को विवश हुए हैं। नाम पे किसी संस्था का खड़े होना, और ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, रचयिता का बनना। और पिछले 4 सालों से इतने अच्छे प्रोग्राम इन्होंने करवाए हैं, और ये 2 दिन का जो मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम, बहुत इन बच्चों की प्राप्ति है। मैं चाहता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे ये संस्था। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरे पंजाबी डिपार्टमेंट के बच्चों को भी साथ में जोड़ो, और जो दूसरी भाषाओं के बच्चे हैं उनको भी साथ में लो, और एक मल्टीलिंगुअल ये ग्रुप बन जाए तो बहुत ताकतवर ग्रुप बनेगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे भारत की दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक मॉडल है। इसको देखकर और लोग भी सीखेंगे और एक मंच वहाँ भी बन पाएगा जैसे हम जहाँ बना रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर शमा कौल जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, और बहुत अच्छे जवाब, बहुत स्पष्टता से आपने जवाब दिए। कश्मीरी कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में हम जो बातें नहीं जानते थे वो आपसे जानने को मिली। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि मेरा एक उपन्यास हिंदी में अभी आया है राजकमल से, तो मैं वो अग्निशेखर जी और शमा कौल जी को बेनती करना चाहूँगा, और फोटोग्राफर से बेनती है कि हाँ जी आप सभी तालियां बजा सकते हैं।